तो आशा को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूंगा और आज जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दूसरी घटना के बारे में बताते हैं। क्योंकि क्राइम का चैनल है और मेन फोकस हम लोग क्राइम पे ही करते हैं। पंजाब के मोहाली से एक बड़ी अफसोसनाक खबर निकल के सामने आई। खबर ऐसी कि अगर पूरा बताएं तो आप शर्मसार हो जाएंगे। दरअसल एक शख्स था जो कि पेशे से बिजनेसमैन था, ठीक ठाक बढ़िया व्यापार उसका, इंटरनेशनल लेवल पे मामला था। कभी देश के अलग अलग राज्यों में, कभी विदेश में जाके, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी सिंगापुर, अलग अलग जगहों पे वो जाके बिजनेस डील किया करता था। साल 2021 में ही उसकी शादी हुई थी। इसी दौरान अभी चंद दिन पहले की बात है, एक दिन वो यूके से लौट के आता है, यूनाइटेड किंगडम। वहाँ से लौट के आता है, आने के बाद अपने घर पे बैठा था। घर में एक 3 साल की बच्ची है उसकी। न जाने क्या उसके दिमाग में आया, खाली बैठा था, बेड पे था, बगल में बीवी का फ़ोन पड़ा था। उसने कहा चलो यार फ़ोन चेक करते हैं। जैसे ही वो चेक करने के लिए फ़ोन ओपन करता, चूँकि उसको पासवर्ड पता था, पति था भाई, फ़ोन ओपन करता है। ओपन करने के बाद गैलरी चेक करता है। गैलरी में उसने जो कुछ देखा उसको देखने के बाद बदहवास हो जाता है। फ़ौरन भागता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस के सामने वीडियो रख देता है और कहता है कि साहब ये देखिए। पुलिस वाले भी वो वीडियो देखते हैं, देखने के बाद सन्न रह जाते हैं। और इसी के जस्ट बाद इस बिजनेसमैन की बीबी को और एक और आदमी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की गई तब जो कहानी पता चली, उस कहानी को जब आप जानेंगे सन्न रह जाएंगे। साल 2021 में इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में, कामकाज के सिलसिले में पति आए दिन बाहर रहता था। इसी दौरान इस महिला की मुलाकात एक दूसरे शख्स से हो गई। मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। पति बाहर ही रहता था महीनों महीनों, तो घर पे कोई था नहीं। आए दिन इस आदमी को ये महिला बुलाती, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती। इस दौरान एक 3 साल की बच्ची जो घर में खेलती रहती थी, इस आदमी की नज़र उस 3 साल पे बच्ची पे पड़ी। 3 साल की बच्ची को देखता है, उसको टच करता है और इशारों इशारों में अपनी गर्लफ्रेंड यानी उस बच्ची की माँ से कहता है कि यार तुम्हारी बच्ची बड़ी क्यूट है। माँ ने हंस के टाल दिया। फिर दोबारा बोलता है। इसके बाद जब कई बार उसने बोला और माँ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसी दौरान फिर उस महिला ने खुद पूछा कि तुम्हारा इरादा क्या है। और ऐसे नाटकीय अंदाज में पूछा कि पूछने से ही लग गया कि शायद रजामंदी इस महिला की भी है। उस आदमी ने अपना मकसद बताया और कहा कि इस 3 साल की बच्ची के साथ मैं वो सब करना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया। माँ तैयार हो गई। उसने कहा करो। एक बड़ा बंगला, उसमें एक लड़की 3 साल की, उसकी माँ और माँ का बॉयफ्रेंड। कैमरा ऑन होता है और फिर वो गंदा और घिनौना खेल शुरू होता है जिसकी कल्पना मात्र से आप सिहर जाएंगे। उस 3 साल की बच्ची के कपड़े को उतारा गया। उसके बाद ये आदमी रेप करता है। रेप करने के बाद ये महिला वीडियो बनाती है। उसके बाद आए दिन इन दोनों का ये खेल हो गया कि जब मन होता तब उस बच्ची का रेप ये महिला खुद करवाती, यानी एक माँ अपने बिटिया का यौन शोषण अपने बॉयफ्रेंड से करवा रही थी और खुद हंस हंस के मजे ले लेके वीडियो बनाती रही। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं, मामला मीडिया में आता है, एक सवाल सबके जहन में है। ये क्वेश्चन हर आदमी पूछ रहा कि आजकल की महिलाओं को हुआ क्या है। आजकल की महिलाओं के लिए रिश्तों के मायने क्या हैं। नो डाउट पहले मर्द समाज ने बड़ी जाति की, बड़ा अत्याचार किया, लेकिन जब ऐसी घटनाएं, पहले साहिल का केस, फिर इधर औरैया में घटना हुई थी जिसके बारे में मैंने कल आपको डिटेल में बताया, आज फिर ये घटना, क्या हो गया? ईमान, धर्म सब कहाँ गया? बहरहाल ये तमाम चीज़ें बोलने का कोई मतलब नहीं है, चूँकि कई सारे ऐसे फेमिनिस्ट होंगे जो अभी भी सवाल उठाएंगे कि नहीं, महिलाएं गलत होती ही नहीं है। और कल कमेंट सेक्शन में एक चीज़ उठी थी और ये बड़ी वाजिब चीज़ है। एक भाई ने कमेंट किया था, उसने कहा था कि यार एक बात आप बताओ, ज़्यादातर क्राइम गरीब घर की लड़कियां क्यों करती हैं? सुनने में ऐसा लगेगा कि किसी की गरीबी का अपमान है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बड़ा सही है कि गरीब घर की लड़कियां आजकल अमीरी के ख्वाब कुछ ज़्यादा ही देखती हैं और यही वजह है कि इतने हीनियस क्राइम इस देश में हो रहे हैं। खैर, एक बड़ी घिनौनी अपडेट थी, मुझे लगा आपको दे दें।
आप भी अपनी बच्ची से समझते रहें, पूछते रहें कि बेटा आप अगर पिता हैं तो भी, माँ हैं तो भी। आज के समाज का कोई भरोसा नहीं है। खैर, अब बढ़ते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले कई दिनों से योगी आदित्यनाथ जी अलग अलग जगहों के दौरे पे, कभी गोरखपुर, कभी काशी। काशी में उनके काफिले के सामने एक सांड आ गया था तो 12 लोगों को सस्पेंड भी किया गया। इससे पता चलता है कि शासन प्रशासन को लेकर योगी बाबा बड़े तेज तर्रार हैं। कहीं कोई डकैती होती है तो इनकाउंटर हो जाता है। इससे भी पता चलता है कि कहीं भी कोई बदतमीजी या फिर कोई भी असामाजिक तत्व को बाबा बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इसी दौरान आज आगरा में जो कुछ हुआ, इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें अब आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या कुछ हुआ, निष्पक्ष तरीके से बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक सांसद है, रामजी लाल जी सुमन। इन्होंने खड़े होके ऑन द कैमरा संसद भवन में एक विवादित बयान दे दिया। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, इनका कहना है कि जो राणा सांगा जी थे उन्होंने ही बाबर को भारत में बुलाया था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए तो बाबर को भारत में बुलाने वाला गद्दार होगा और राणा सांगा गद्दार है और तुम गद्दार की औलाद हो। क्या कुछ कहा, वीडियो में लगा दूंगा, आप सुन लीजिएगा। अब ये बात इन्होंने किसी पर्सनल व्यक्ति को टारगेट करने के लिए बोला, लेकिन ये बात शायद ये भूल गए थे कि एक सांसद है और जिस जगह ये बात बोल रहे उस जगह की अपनी एक गरिमा है, उस जगह की अपनी एक मर्यादा है। और किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष को अपमानित करने का काम अगर ऐसी पवित्र जगहों से होगा तो फाई देश के हालात फिर बिगड़ेंगे। आज के टाइम की सबसे घटिया बात यह है कि आप किसी पोस्ट पे हैं तो किसी को कुछ भी बोल दें। न्यूज़ चैनल वाले बढ़िया डिबेट कराते हैं, आम जनता झगड़ा कर लेती है। बहरहाल इन्होंने ये विवादित बयान दिया, उसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा था। 99% लोग ये मानते हैं कि राणा सांगा ने इस देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। 98% लोग ये मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया। ये क्या तथ्य है, इसको भी आगे बताऊंगा। इसी के जस्ट बाद करणी सेना को ये बात पता चलती है। चूँकि करणी सेना राजपूतों की रिप्रेजेंटेशन करने का काम करती है, उसका दावा है कि वो जो राजपूत समाज है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे हाल में करणी सेना फिर आगे आती है। आगे आने के बाद फिर आज करणी सेना ने प्रोग्राम बनाया कि हम आगरा जाएंगे और उसी दिन चूंकि आज आगरा में योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं, करणी सेना भी आगरा पहुंचती है। सबसे पहले पुलिस वालों की ये बात पता चली, उन्होंने रोक टोक करने की कोशिश की, बैरिकेटिंग लगाई बॉर्डर पे ही। लेकिन करणी सेना उस बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए आगे आती है और सांसद के घर की तरफ बढ़ने लगती है। फिर एक दो जगह और बैरिकेटिंग लगाई गई, लेकिन ये भीड़ नहीं रुकी, आगे बढ़ती चली गई। इसी दौरान सांसद के घर के सामने ये भीड़ पहुंचती है। अब यहाँ पे दो पहलू हैं। पहली पहलू जो आजकल अभी मैंने मीडिया में देखा वो चल रहा, उसके हिसाब से करणी सेना उग्र होती है, उसके बाद पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं। करणी सेना ने ही सांसद की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ किया और मारा पीटा। कई मीडिया चैनलों में ये खबर है और ये कहा गया कि एक सांसद के घर पे हमला करने की कोशिश और करणी सेना ने अटैक किया, गाड़ियों को तोड़ा, पुलिस वालों को मारा पीटा, पुलिस वालों ने फिर पलट के लाठीचार्ज किया और ये तमाम स्थितियां बनी। लेकिन करणी सेना में एक बड़ा नाम है वीरू सिंह, एक बड़ा ओहदा रखते हैं वीरू सिंह। उनका एक वीडियो आया, उनके वीडियो की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। उनका कहना है कि करणी सेना शांति से प्रोटेस्ट कर रही थी, वो जवाब लेने गए थे। इसी दौरान सांसद के जो लोग थे, जो समर्थक थे, वो छतों पे मौजूद थे। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस वालों को भी चोटें आईं, मीडिया के कैमरे टूट गए और फिर हमने वहाँ से अपनी अपनी जान बचाई। पुलिस वालों ने फिर हम सबको हटा दिया। ये पूरी कहानी निकल के सामने आई और कुछ वीडियो वायरल हुए। क्या कुछ कहा पहले सुन भी लीजिए ताकि बातों में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता जी की। हम और मेरे भाई उपिंदर और पूरी टीम
आज समाज ने अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी, हम लोग उसके घर जाना था और प्रोटेस्ट करना था और उससे ये पूछना था कि बता हम लोगों के सामने तू गद्दार बोल कि गद्दारों के लोग आए हैं। उसके बाद वहां पे छत के ऊपर से अगल बगल से ईटा पत्थर, सपा के गुंडों ने ईटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस और हम लोग घायल हुए, 3 घायल हुई और ईटे लगे। उपेंद्र को चोट लगी, सनी भाई हैं उनका सर फूट गया, हम लोगों को चोटें लगी हैं। अभी ब्लडिंग काफी हो रही, काफी लोगों को चोट लगी है। मैं तो ये कहूंगा कि एक समय था राम मंदिर पे समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं पे गोलियां चलाई, कार सेवकों पे गोलियां चलाई। आज फिर से 36 कौम के लोग अपने पूर्वज के सम्मान के लिए आए थे, फिर समाजवादी पार्टी के द्वारा ईंट पत्थर चलाया गया। अगर सरकार होती तो ये गोलियां चलाते। उपेंद्र, देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो सफाई के जो गुंडे थे, कोई बात नहीं, तुम्हें जो जवाब है अखिलेश जी को, हम जवाब जो है वो वोट की चोट पर देंगे। और ये जो लगे है ना हमारे चोट, ये कोई चोट नहीं है, ये तो हमें रण में मिलता है ना, हमें मिलेगा। ये तो हम लड़ेंगे, हम लड़े हैं तो घायल भी होंगे। हमारे जो जिसके लिए हम लड़े ना, उसके 80 घाव थे राणा सांगा के। हाथ कट गया था, पैर कट गया था, आंख कट गई थी। हमारे तो हाथ टूटे हैं, सिर फटे हैं, पैर टूट गया भाई साहब का, मेरे हाथ टूट गए, सिर फट गए, पेट में ईंटें लगी हैं। कोई बात नहीं, फिर भी हम वहां खड़े रहे, देखो अड़े रहे छाती लगा करके उसके गेट के आगे। पीछे से लोग ईंट मारो और तोड़ो। तो भाई हम जो है ये जवाब देंगे। हम ये छोटी मोटी मारों से मरने वाले नहीं है, इसका जवाब देगा पूरा सनातन, पूरा हिंदू धर्म, 36 बिरादरी, क्षत्रिय समाज जवाब देगा। यहाँ देख रहा है पार्टियों को जवाब दिया जाएगा। तुमने कार सेवकों में जो गोलियां चलवाई थी तुम्हारी सरकार ने, तुमने ईंट पत्थर मरवाए ना। अरे हमने क्या किया था ऐसा? हमारे पूर्वजों को गाली दो और फिर हम वहां जाकर के तुमसे पूछे कि हमारे सामने बोलो, तो हमारे ऊपर ईंटें पत्थर चलवा दी तुम लोगों ने। कोई बात नहीं, तुमने सबसे पहला हमें मार लेते, लेकिन तुम लोगों ने पुलिस प्रशासन पे, अरे पुलिस प्रशासन को मारने का क्या था? हमने ये कहा भैया ईंटें मत चलाओ, ईंटें मत चलाओ, ईंटें मत चलाओ। तुमने अखिलेश यादव के नारे लगा लगा के, तुमने सुमन के भड़वे के नारे लगा लगा के ईंटें मारी। छत के ऊपर से चौथी मंजिल, अरे नीचे आता मर्द का बच्चा था भड़वे, ऊपर खड़े होकर के तुम ईंटें मार रहे हो। मर्द दिलेरों से नीचे लड़ते, हम देख कहां से चल के आए हैं, ऐसे लड़ते, पर मरेंगे नहीं हम मरेंगे नहीं। 80 घाव लगे ना हमारे पुरुष के, हम 800 घाव खा लेंगे, तेरे 1600 घाव करेंगे। एक सीट आ जाए तेरी तो हमारे मुंह पर थूक देना। एक बात और बताना जवाब देंगे कि कुछ करनी सैनिक घायल हैं, समाज के लोग घायल हैं, अपना उपचार करवाएं, उपचार करवाएं। हाँ। और समाज के लोग जहाँ भी मिले उनका उपचार कराएं, मदद करें। और दोबारा फिर आएंगे रे सुमन, फिर आएंगे, फिर इलाज अब की बार हमारा खून नहीं बहेगा। बस समझ लो अब की बार किसका खून बहेगा। घर की ईंटें खोद देंगे, अब की बार नहीं बचेगा। तुमने मीडिया वालों को भी मारा, मीडिया वालों के कैमरे तोड़े, वहां पर तुमने वहां के लोगों के जो गाड़ियां थी गाड़ियां फोड़ी। कोई बात नहीं, तुम्हारी तैयारी थी, हम तो खाली हाथ आए थे। कोई बात नहीं, हम लड़े ना, हम लड़े। अरे जो लड़ते हैं ना, लड़ते हैं। और हम लोगों ने राणा सांगा का हाथ कट गया, पैर कट गया, आंख फूट गई, फिर भी लड़े। अब फिर भी लड़ने के लिए तैयार है, तैयार है, ये कौन तैयार है? जवाब देंगे तेरे को, मजबूती से देंगे। और अखिलेश यादव जी आपको जवाब देंगे, हम आपको जवाब देंगे, वोट की चोट से जवाब देंगे। और ये भड़ुआ जहां भी मिलेगा ना, माफी राणा सांगा के वहां पर जाके स्मारक माफी मांगेगा, माफ करेंगे नहीं, वो हल करेंगे। फिर आ रहे हैं दोबारा, फिर आ रहे हैं। तुम पे जो होता है वो कर लेना, अखिलेश के गुंडो देख लेंगे, कोई बात नहीं। समाज के भाई तुम्हें जवाब देंगे भाई। हम जितने लोग घायल हैं, चोट लगी है, उनकी मदद करें। हाँ, आपस में एक दूसरे की मदद करें। धन्यवाद। हमारा यही आह्वान है। प्रशासन ने तो हमें प्रोटेस्ट किया, प्रशासन का धन्यवाद, क्योंकि प्रशासन ने जो हमें कहा, उन्होंने कहा कि ये लोग ईंटें मार रहे हैं, आपसे क्यों चले गई मौका, मारने दो ना इनको, आप मरने के लिए तो आए हैं। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने हमें प्रोटेस्ट किया, ना हमने प्रशासन से कुछ कहा, ना उन्होंने हमें कुछ कहा। मीडिया का धन्यवाद, प्रशासन धन्यवाद, लेकिन मीडिया वालों के कैमरे तोड़े, मीडिया वालों के मारी, पूछ के मारी, प्रशासन के मारी, वो गलत था। हमें मारते, हम आए थे आंदोलन करने, हमें मारते, प्रशासन का कोई कसूर नहीं था। कोई बात नहीं।
जवाब देगा। जय भवानी। जय महाराणा और महाराणा सांगा प्रताप की जय। राजपूताना बोल सनातन धर्म की। इस पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा कि हमला सामने सांसद जी ने करवाया था और ये तो महज जवाब लेने गए थे। लेकिन असली सवाल ये है कि हमला किसने करवाया, क्या करवाया, वो तो बात की बात है। ये 4 दिन पुलिस केस करेगी, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाएगा, कहीं कोई और फसाद हो जाएगा। क्या किसी पॉलिटिशियन को इतनी छूट मिल गई है कि भारत के किसी भी महापुरुष के बारे में ऐसे कमेंट पास करे? राणा सांगा का इतिहास कौन जानता है? ये चौथी फेल 5वीं फेल पॉलिटिशियन जो पहुंच जाते हैं, ये राणा सांगा को कहते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। वो भी तथ्य क्या देते हैं कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। कुछ फैक्ट आपके सामने रखूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। राणा सांगा का जन्म साल 1482 में हुआ। सिसोदिया वंश में जन्मते हैं। इसके बाद 1509 में जब इनके पिताजी अपना देह त्याग कर देते हैं, उसके बाद 27 साल की उम्र में इनकी ताजपोशी होती है। ये मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। उसी के बाद से ये अनेक लड़ाइयाँ लड़ते हैं। इब्राहिम लोदी के खिलाफ कहा जाता है कि इन्होंने 18 लड़ाइयाँ लड़ी और 18 के 18 बार इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया। इसके बाद बाबर के खिलाफ भी इन्होंने कई बार लड़ाइयाँ लड़ी। जब तक ये जीतते रहे, बाबर कभी भी अपना कदम नहीं फैला पाया इनके साइड। तो फिर सवाल कहाँ से उठा कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया, क्योंकि बाबर ने सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी को माना था अपने टाइम में तो राणा सांगा को ही मारा था। उसका रिजल्ट ये है कि इस पूरी लड़ाई में जो इन्होंने लड़ी है, इनका एक हाथ चला गया, इनका एक पैर चला गया, एक आंख गड़बड़ हो गई, एक तीर लगा था, आंख पूरी तरह खराब हो गई, निकल के बाहर आ गई। उसके बावजूद ये भी लड़ते रहे। शरीर पे 80 घाव थे, हाथ पांव सब खत्म हो गया। उसके बाद भी ये किसी लड़ाई में मारे नहीं गए, किसी लड़ाई में इनको वीरगति नहीं मिली। इन्हीं के कुछ लोगों ने अंत में इनको जहर दे दिया 1528 में और फिर इनकी जान निकलती है। यानी अपनों की गद्दारी से मारे गए, ये किसी लड़ाई में नहीं मारे गए। अकबर के बाद बाबर के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये मामला कहाँ से आया? तो इसके लिए 2 फैक्ट हैं। जो बाबरनामा लिखाया गया उसमें कहा गया है कि मुझे एक पत्र मिला था और ये पत्र हिंदुस्तान से आया था। और उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि जो बाबर था वो अपने ही देश से भगाया गया था। फरगाना एक जगह है, वहाँ से ये निकाल दिया गया था। इसके घर के लोगों ने इसको भगा दिया था। फिर इसके दिमाग में आया कि चलो हिंदुस्तान चलते हैं, वहाँ शासन करेंगे। हिंदुस्तान में जो लोदी वर्ग था, इब्राहिम लोदी और उनके आपस में ही लड़ाइयाँ चल रही थी। इस दौरान पंजाब के जो गवर्नर थे दौलत खान और इब्राहिम लोदी के चाचा अलाउद्दीन लोदी, इन दोनों ने ही बाबर को पत्र लिखा था और कहा था कि आइए। इसके बाद जब ये ऑफ़र मिला, बाबर को पता चला कि जो लोदी वंश है अभी कमज़ोर है, हम जीत सकते हैं। बाबर आता है। बाबर आने के बाद पहला लेटर राणा सांगा को लिखता है, चूँकि बाबर को पता था कि राणा सांगा लगातार इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। राणा सांगा एक बार इस ऑफ़र को हाँ कर भी देते हैं कि ठीक है, मिलके इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। लेकिन जब बाबर के बारे में और बाबर की क्रूरता के बारे में राणा सांगा को पता चला तो उन्होंने फिर राणा सांगा की, यानी जो राणा सांगा उन्होंने बाबर के खिलाफ भी जंग छेड़ दी। पहले इब्राहिम लोदी को हराया, फिर बाबर को हराया। अंत में अपने गद्दारी से वो शहीद हुए, उनकी जान गई। बाबरनामा में ये कहा गया कि जो लेटर था वो भारत से आया था, लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि राणा सांगा ने लिखा। तो किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए, किसी खास वर्ग को टारगेट करने के लिए ये बोलेंगे आप, तो शायद भले ही करणी सेना ने जो किया बहुत गलत किया। किसी के घर पे इस तरह से हमला करना आज के समाज का हिस्सा नहीं है। वो ज़माना चला गया जब किसी के अपमान होने पे आप भाले निकाल के घर में घुस जाते थे। आज देश संविधान से चलेगा। आप FIR कीजिए, मानहानि का मुकदमा ठोकिए, कोर्ट कचहरी में देखिए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस देश में कोर्ट कचहरी का क्या वजूद है, पॉलिटिशियन के लिए कोर्ट कचहरी का कितना महत्व है, ये भी हम जानते हैं। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी है उसको यहीं पे उलझा दिया गया कि किसके पूर्वज महान थे। आप सोचिए, अब आरोप लगता था बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी जो है खोद खोद के इतिहास के बारे में बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी वो काम किया। आपने बयान दिया था, ठीक है, आपने जज्बात में दिया, आप गलत थे, सही थे, आपको माफ़ी मांग के अपने आप को बड़ा दिखा लेना था, लेकिन अड़े हो जिद पे, तो गलती दोनों साइड की है।
इधर करणी सेना की पूरी गलती है कि भाई पुलिस रोक रही थी, आप रुक जाते, आप FIR करते, लेकिन आपने ये गुंडागर्दी की, ज़बरदस्ती दिखाई। इधर ऐसे बयान किसको खुश करना है, और करोगे तो भरोगे। खैर, तो ये बड़ी अजीब सी घटना थी, और आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और मुझे पता है कि पक्षपात के आरोप लगेंगे, तो लगने दीजिए भाई, महापुरुषों का अपमान तो मैं नहीं सह पाऊंगा, चाहे किसी जाति धर्म मजहब का हो। जिसने जो किया है आपको मानना पड़ेगा, और नहीं किया तो फिर आप क्यों कहेंगे। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ, तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।